2009 से पहले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं था, ठीक है। पर पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर जब थे तो उन्होंने बेटा 1 अक्टूबर 2009 से एक सेक्शन डाला और उन्होंने गिफ्ट को क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया, ठीक है ना। उनका थॉट यही था कि भाई क्या हो रहा है कि गिफ्ट के थ्रू बहुत ज्यादा गोलमाल हो रहा है, ठीक है। कि भाई अब जैसे मान लो कि मुझे घर ही खरीदना है ना। अब घर खरीदना है तो वो मुझसे बोल रहा है कि आप कैश में दो पैसा, आधा चेक से दो पर आधा दो कैश से। कैश मेरे पास है नहीं, है ना। तो मैं क्या करूं, ठीक है। अब मेरे को कोई एक ऐसा बंदा मिला जिसके पास क्या रहता है, बहुत कैश रहता है। तो मैंने कहा कि मैं चेक दे देती हूँ तुमको गिफ्ट और तुम मुझे क्या दे दो, अपना कैश। तो उसका भी फायदा हो गया, उसका ब्लैक मनी क्या हो गया, व्हाइट में कन्वर्ट हो गया और मुझे क्या मिल गया, कैश मिल गया, जिससे मैं क्या खरीद लूंगी, अपना घर। वो भी घर भी एफबीओसी कम दिखाएगा क्योंकि वो मांगी कैश में इसी ले रहा है क्योंकि ताकि वो क्या कर सके, एफबीओसी कम दिखा सके, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स की चोरी हो रही थी, है ना। तो पी चिदम्बरम जी ने सबसे पहले तो 1 अक्टूबर 2009 से एक सेक्शन डाला था 56(2)(7), ठीक है। ये बेटा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए लागू था। किसके लिए था, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, ठीक है। बाद में 2017 में, ठीक है, 2017 में किसकी गवर्नमेंट थी, मोदी जी की, है ना, ठीक है। ये वाला सेक्शन हटा दिया, है ना। उनको लगा कि भाई नहीं, इंडिविजुअल एचयूएफ थोड़े ना गिफ्ट के थ्रू सिर्फ टैक्स की चोरी कर सकते हैं, वो तो कंपनी भी कर सकती है ना। वो तो फर्म भी कर सकती है, वो तो एलएलपी भी कर सकती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को गिफ्ट दे सकती है ना, दे सकती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम एक दूसरा सेक्शन लेकर आएंगे, 56(2)(10 लेकर आए वो, जो कि सब पे लागू हो गया, पॉलिसीज, ठीक है। समझ में। तो पहले कोई टैक्स नहीं था, फिर इंडिविजुअल एचयूएफ पे बस गिफ्ट पर टैक्स आ गया और फिर सब पर आ गया, ठीक है ना। बट यहाँ पर अपन को दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। गिफ्ट पे टैक्स कैसे लगता है उस पर बात करेंगे अभी अपन, बट दो तरीके के गिफ्ट पर कोई टैक्स इस हेड में नहीं लगेगा। लगेगा, टैक्स तो लगेगा बट इस हेड में नहीं लगेगा, ठीक है। पहला मैंने बोला ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण जो भी एम्प्लॉय को मिलता है वो क्या होता है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, अरे एम्प्लॉयर्स देते हैं ना दिवाली पर अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट, है ना। कुछ को ऐसे, मैं जब पढ़ती थी तब एक केस हम लोगों को सुनने मिलता था कि गुजरात का कोई ज्वेलर है, ठीक है, जो अपने एम्प्लॉयज को कार गिफ्ट करता है, कार या बहुत बड़े बड़े गिफ्ट करता है वो हर दिवाली पर, ठीक है। तो ये तो बेटा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण दिया है। तो ये अदर सोर्सेज में ना टैक्सेबल होके कहाँ टैक्सेबल होगा, सैलरी में, ठीक है। और दूसरा, अगर किसी को बिजनेस या प्रोफेशन के कारण कोई गिफ्ट मिलता है, बिजनेस और प्रोफेशन के कारण गिफ्ट मिल सकता है। अब जैसे मैं मान लो कि मैं सीए की प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, ठीक है ना, और मैंने मान लो किसी का बहुत बड़ा टैक्स बचा दिया, उसने खुश होकर मुझे गोल्ड चेन दे दी, ठीक है। तो क्या हुआ, बिजनेस और प्रोफेशन के कारण मिला ना, टैक्सेबल फिर भी होगा बट कहाँ होगा, पीजीबीपी में, ठीक है, अदर सोर्सेज में नहीं। इसके अलावा ये एक हो गया, ये दो हो गया, इसके अलावा तीसरे जितने भी अदर गिफ्ट्स की बात करेंगे उसकी सबकी बात अदर सोर्सेज में ही होगी। वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा वो अभी अपन देखते हैं, ठीक है। समझ में आई इतनी बातें तुम लोगों को, हाँ।
चलो अब अदर गिफ्ट्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो पूरा गिफ्ट का पूरा सिनेरियो समझते हैं, है ना, फिर मैं एक एक करके तुम लोगों को पॉइंट्स लिखवा दूंगी, ठीक है। अगर आपको गिफ्ट मिला है बेटा, ठीक है, यहाँ पर अभी मैं असेट अक्वायर्ड भी लिख रही हूँ, वो मैं क्यों लिख रही हूँ वो मैं अभी बता दूंगी तुम लोगों को, ठीक है। बाय एनी पर्सन, बाय एनी पर्सन, क्योंकि सारे एसएससीज पे अब लागू हो गया है, ठीक है। 56 to 10 आ गया है अभी, ठीक है ना, 1/4/2017 से, उसके पहले सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ पे लगता था, ठीक है। तो बेटा इसमें 3 बातें होती हैं, एक एक करके अपन सारी बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज उन्होंने बोली कि भाई अगर मान लो कुछ केसेस हैं, जैसे कि मान लो शादी हो रही है आपकी, शादी पर तो गिफ्ट मिलेंगे, है ना, तो शादी पे अगर आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, भले वो कितने का भी हो और कोई भी गिफ्ट हो, ठीक है। बड़े बड़े गिफ्ट्स होते हैं शादी में, ज्वेलरी होती है ना, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो शादी में आपको कुछ भी मिल जाए वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि रिलेटिव से, है ना, पर रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन आगे जाकर, इसके अंदर अदर सोर्सेज के अंदर रिलेटिव का पूरा चार्ट बनाएंगे अपन कि कौन कौन एक्चुअली में इसके हिसाब से आपके रिलेटिव हैं, ठीक है। वो दूर दूर वाले कवर नहीं किए गए हैं, ठीक है, सिर्फ पास पास वाले कवर किए गए हैं, ठीक है। तो रिलेटिव से आपको अगर गिफ्ट मिलता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है ना। थर्ड उन्होंने बोला कि भाई इनहेरिटेंस, ठीक है, मैंने क्या क्या कवर कर लिया, मैंने मैरिज बोल दिया, रिलेटिव बोल दिया, ठीक है। तीसरा उन्होंने बोला इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, बच्चों का, हाँ, ठीक है। तो किसी की डेथ के बाद उसके लीगल हेयर को अगर प्रॉपर्टी मिलती है या गिफ्ट मिलता है या फ्री में मिल जाता है, ठीक है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। ये 3 कवर हो गए। थर्ड उन्होंने बोला इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। अब इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ क्या है, सुना है तुम लोगों ने कभी? नहीं, ये सुना है कि कोई डेथ बेड पर है, हाँ, डेथ बेड पे है मतलब क्या है, मरने ही वाला है, ठीक है, आखिरी सांसें ले रहा है, ठीक है, और उस समय अगर वो किसी को अपनी मर्जी से कुछ भी दे दे, विल टाइप का विल एग्जीक्यूट होती है आफ्टर डेथ, ठीक है। यहाँ पे वो जिंदा है बट वो डेथ बेड पर है और उस टाइम वो किसी को दे रहा है कुछ भी, वो क्या है, टैक्स प्लानिंग कर रहा होगा बेटा, वो सोच के देखो। ठीक है, वो तो जा रहा है इस दुनिया से, उसको क्या मतलब टैक्स पे हो नहीं हो, ठीक है। तो उस टाइम अगर वो कुछ दे रहा है तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ अगर मिला तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बोला अगर कोई हॉस्पिटल से या मेडिकल इंस्टीट्यूशन से आपको मिलता है, हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन भी गिफ्ट देते हैं या मॉनेटरी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो भी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। तो फ्रॉम हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन भी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज से मिलता है क्या? हाँ, ठीक है, तो वो भी तो गिफ्ट ही है ना, तो फ्रॉम यूनिवर्सिटी मिल रहा है तो भी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रस्ट, कोई एनजीओ, है ना, एनजीओ तो हेल्प ही करता है, ठीक है, मॉनेटरी हेल्प करते ही है वो, ठीक है। तो अगर फ्रॉम कोई ट्रस्ट मिल रहा है या ट्रस्ट को मिल रहा है, ट्रस्ट को भी तो मिलता है ना डोनेशन गिफ्ट्स, ठीक है, तो भी वो उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं है, ट्रस्ट से आपको मिल रहा है तो आपके हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। इतनी तो लॉजिकल चीजें समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद उन्होंने लोकल अथॉरिटी भी कवर किया। लोकल अथॉरिटी से अगर कोई भी हेल्प मिलती है, गिफ्ट मिलता है, तो वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, 3 चीजें और कवर की गई हैं, मैं बताती हूँ।
ठीक है, इसमें है कि किसी इंडिविजुअल से ट्रस्ट को मिल रहा है और वो ट्रस्ट फॉर्म ही हुई है इंडिविजुअल के किसी रिलेटिव के बेनिफिट के लिए। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं डिटेल में नहीं, ये तीन तीन चीजें मैं आखिरी में बता रही हूँ, और एक कोविड से रिलेटेड नया पॉइंट आया है, वो चार चीजें बहुत डिटेल में जब लिखवाऊंगी तब बता दूंगी, अभी ऐसे ऊपर ऊपर से समझो, बाकी सारे समझ में आ गए अच्छे से, है ना। ये बोल रहा है कि बहुत सारे क्या होते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम पे ट्रस्ट चालू कर देते हैं और उस ट्रस्ट को पैसा दे देते हैं कि जब बच्चा 18 साल का होगा तो वो ट्रस्ट क्या करेगी, बच्चे को पैसे दे देगी। ठीक है, तो इन केस अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो पैसा सेफ रहता है कि वो पैसा किसके पास है, ट्रस्ट के पास है, और 18 के होने के बाद बच्चे को मिल जाएगा। तो वो वाला केस कवर किया गया है। ठीक है, और फिर अगर मैंने ऊपर हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी कवर किया कि अगर हॉस्पिटल से मिल रहा है या यूनिवर्सिटी से मिल रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा, और यहाँ पर एक पॉइंट में उन्होंने बोला है कि अगर हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट को मिल रहा है तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, और एक उन्होंने कवर किया है बेटा पार्टीशन ऑफ HUF। ठीक है, पार्टीशन ऑफ HUF में कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस कवर किए हैं, जिसमें पार्टीशन ऑफ HUF है 100% सब्सिडी टू होल्डिंग, होल्डिंग टू 100% सब्सिडी, ये अपन कैपिटल गेन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जो 47 में कवर हुए, 47 याद है ना। ठीक है, तो वो भी क्या है, यहाँ पर एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अपन ऐसे, मैं इसमें ई लिख देती हूँ। ठीक है ना, समझ में आया, है ना। तो इन सब पे क्या है, गिफ्ट क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, गिफ्ट क्या है, एग्जेम्प्ट है। समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई तुम लोगों को? हाँ, ठीक है, तो अभी ये बाकी के तीन छोड़कर, अच्छा कोविड वाला एक पॉइंट और आएगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगी, वो नया ऐड हुआ था 2022 में। ठीक है, बहुत सिंपल है वो, कि अगर कोविड के इलाज के लिए किसी को पैसे मिले, ठीक है, भले रिलेटिव से ना मिले हों, पर वो कोविड के इलाज के लिए अगर लगे तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगाए। ठीक है, और भी एक दो बातें हैं उसमें। ठीक है, तो मैरिज, रिलेटिव, है ना, और क्या, इनहेरिटेंस, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। ठीक है, फिर हॉस्पिटल को मिला, हॉस्पिटल से मिला, यूनिवर्सिटी से मिला, ट्रस्ट से मिला, लोकल अथॉरिटी से मिला। ठीक है, तो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। इसका मतलब है सेक्शन 56 to 10 is not applicable। ठीक है, मतलब गिफ्ट विल बी एग्जेम्प्ट। समझ गए इतनी बातें? हाँ, अच्छा, इसके अलावा ये सारे केसेस हैं, ये सबका अपन फुल फॉर्म बाद में लिखते हैं। इसके अलावा अगर गिफ्ट मिलता है तो फिर वो टैक्सेबल है। ठीक है, पर वो पूरा टैक्सेबल, मतलब अगर छोटा मोटा गिफ्ट है तो उसको टैक्सेबल नहीं किया। गवर्नमेंट बोलती है हमको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो क्या लिमिट रखी है बाकी के गिफ्ट्स के लिए, है ना। तो देखो, आपको क्या क्या मिल सकता है मुझे बताओ गिफ्ट में। हाँ, तो काइंड कैसा होगा, मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल हो सकता है। ठीक है, तो मनी हो सकता है, मूवेबल हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी बनाई। अब पहली चीज मनी, अगर किसी को मनी ही मिल रहा है, ठीक है, और कितना मिल रहा है, इफ एग्रीगेट मनी इज मोर देन 50,000 एक साल में, पूरा मिलाकर देखो, भले टुकड़ों में दिया हो, ठीक है, पर पूरा मिलाकर देखो कितना मिला तुमको जो गिफ्ट मिला। ठीक है, टुकड़ों में मिला, अलग अलग लोगों से मिला, वो तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं है, शादी में नहीं मिला, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ नहीं मिला, इनहेरिटेंस में नहीं मिला। ठीक है, तो
टोटल मिलाकर देखो क्या 50,000 से ज्यादा मिला? हाँ ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल। क्या हो जाएगा? इट इज फुल्ली टैक्सेबल। इसका मतलब है अगर तुमको 60,000 मिला, ठीक है, तो 60,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल है। ऐसा नहीं है कि 50,000 के ऊपर वाला अमाउंट टैक्सेबल। वो लिमिट बस ये देखने के लिए है कि टैक्सेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। अगर आ रही है टैक्सेबिलिटी तो वो तुम्हारे हाथ में पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो मनी का तो सिंपल सा हिसाब है बेटा, इन एग्रीगेट देखना है। 50,000 से ऊपर अगर मिला है पर एनम एक साल में तो पूरा टैक्सेबल, ठीक है। उससे कम मिला है तो टैक्सेबल है ही नहीं, ठीक है। अब अपन सेकंड चीज के बारे में बात करें। अपन बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। अब बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी में हर चीज कवर नहीं करी है। तुम लोग को याद है अपन ने पर्सनल इफेक्ट्स पढ़ रहे, उसमें से अपन ने कुछ कुछ चीजें इंक्लूड कर ली थी कैपिटल एसेट में। क्या था वो, याद करो? हाँ, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। इसके अलावा दो चार चीजें और ऐड कर दी, मतलब वो तो याद रखना है, उसके अलावा दो तीन चीजें बस और याद रखनी है, ठीक है। तो क्या क्या वो चीजें हैं जो तुम लोगों ने बोला अभी? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। इसके अलावा क्या याद रखेंगे? शेयर्स, सिक्योरिटीज, ठीक है, बुलियन। बुलियन क्या होता है? गोल्ड बिस्किट। बुलियन क्या होता है? गोल्ड बिस्किट बेटा, ठीक है ना, वो मतलब प्योर फॉर्म में होता है गोल्ड, ठीक है। अभी जो ज्वेलरी खरीदते हैं उसमें कुछ कुछ चीजें मिक्स होती हैं, वो पूरा प्योर गोल्ड नहीं होता। प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बनती है तो वो बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, तो पहनने में मुड़ जाएगी, उस थोड़ा अपना फॉर्म चेंज कर लेगी। प्योर ज्वेलरी गोल्ड बुलियन में मिलता है अपन को, ठीक है। और वर्चुअल असेट्स, ठीक है, वर्चुअल डिजिटल असेट्स होंगे ये। इसमें आएगा क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और वो सब, ठीक है ना। तो वो जो कैपिटल असेट में अपन ने याद किए थे, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये तो है। इसके अलावा शेयर्स, सिक्योरिटी, बुलियन और वर्चुअल असेट। अच्छा, इसके अलावा कोई और असेट क्यों नहीं रखा? मैं कार अगर किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके हाथ में टैक्सेबल क्यों नहीं है? मैं किसी को 50 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर रही हूँ, 1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर रही हूँ, तो बताओ। नहीं, वो तो खरीदते समय क्या पे किया होगा? जीएसटी पे किया होगा ना वो तो। सोचो। हाँ, पर्सनल इफेक्ट्स है, पर क्यों यहाँ से क्यों हटा दिया उसको? वहां तो लॉजिक समझा था ना अपन ने कि भाई कैपिटल वो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है, पर उसको बेचोगे तो लॉस आएगा, और लॉस गवर्नमेंट अलाउ नहीं करना चाह रही थी, है ना। लॉस के कारण तो टोटल इनकम ही कम हो जाएगी ना, गवर्नमेंट को वहां पे टैक्स का लॉस होगा, वहां पे गवर्नमेंट ने वहां से हटा दिया। यहाँ क्या लॉजिक? देखो समझो, ठीक है। तुम लोगों ने पहले मुझे क्या बोला कि गिफ्ट पे टैक्स क्यों लगाया? क्योंकि ब्लैक से व्हाइट हो रहा था, गिफ्ट के थ्रू हो रहा था। अब क्या हुआ कि मुझे घर खरीदने के लिए कैश चाहिए, है ना, तुम्हारे पास कैश पड़ा हुआ है, मैंने बोला कि मैं तुमको चेक दे देती हूँ गिफ्ट, और तुम मुझे क्या दे दो? कैश में पैसा, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा? तुम्हारा ब्लैक का व्हाइट हो गया और मुझे कैश मिल गया, मैं घर खरीद लूंगी, फायदा, ठीक है। तो अब मनी तो क्या कर दिया उन्होंने? वहां रोक दिया कि मनी अगर आप 50,000 से ज्यादा किसी को दोगे तो उसके हाथ में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्स, ठीक है। तो अब तुम मुझे पैसा दोगे क्या, या मुझसे चेक लोगे क्या? मैं अगर तुमको 1 करोड़ का चेक दूं,
ठीक है, और मैं बोलूं कि तुम मुझे कैश दे दो 1 करोड़, तुम गिफ्ट दिखा दो अपने हाथ में, तुम गिफ्ट दिखाओगे 1 करोड़ का, तुम्हारे हाथ में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि नहीं चलो ठीक है, अभी मनी तो टैक्सेबल हो गया, मैं एक काम करती हूँ, मैं मुझे तुमसे कैश लेना ही है, बट मनी अब मैं नहीं दे सकती तुमको। तो मैंने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं ना 1 करोड़ का बिस्किट खरीद लेती हूँ सोने का जाकर। ठीक है, मैंने 1 करोड़ का बिस्किट खरीदा मार्केट से, है ना, मैंने वो बिस्किट तुमको गिफ्ट कर दिया, और तुमने मुझे क्या कर दिया, कैश दे दिया, तो मुझे कैश मिल गया, और बिस्किट पर टैक्स नहीं है। ठीक है, तो तुम बच गए, पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सोने के बिस्किट को भी टैक्सेबल कर दिया। ठीक है ना। अब क्या होगा, बिस्किट से टैक्स प्लानिंग हो सकती थी कि मैंने तुमको बिस्किट दिया 1 करोड़ का, तुमने मुझे 1 करोड़ कैश दे दिया, तुम तुरंत गए मार्केट में, बिस्किट तुमने बेचा, तुमको 1 करोड़ मिल गया, तुमने बेचा, तुमको 1 करोड़ मिल गया, तुम्हारा फिर से ब्लैक का व्हाइट हो गया, क्योंकि तुमने बिस्किट बेच के पैसा लिया ना, समझ में आया। और कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रांजैक्शन को सोचो, मैं पूरा ट्रांजैक्शन थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म करती हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक बुलियन खरीदा 1 करोड़ का, और ये तुम हो। ठीक है, ये मैंने तुमको क्या कर दिया बेटा, गिफ्ट। तुमको ये बुलियन मिल गया, बिस्किट 1 करोड़ का, तुमने मार्केट में बेचा, और तुमने मार्केट से क्या ले लिए, 1 करोड़ रुपए बैंक में, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए बैंक में आ गए। ठीक है, और मुझे तुमने 1 करोड़ रुपए कैश में दे दिए। अब मुझे बताओ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन आएगा क्या तुम्हारे हाथ में? मैंने बुलियन तुमको गिफ्ट किया, मेरे हाथ में कैपिटल गेन आएगा? नहीं, क्योंकि सेक्शन 47 गिफ्ट देना इज नॉट अ ट्रांसफर। ठीक है, तुम्हारे हाथ में कैपिटल गेन निकालो, तुमने तो बुलियन बेचा ना, कैपिटल गेन आएगा, निकालो, ऐसे निकालो, ओरली शॉर्ट टर्म ही है। 1 करोड़ में बेचा, ठीक है, गिफ्ट के केस में कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेते हैं, मेरी कॉस्ट तो 1 करोड़ ही थी, तुमने भी 1 करोड़ में बेच दिया। ठीक है, तो क्या आया, एफबीओसी 1 करोड़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़, कितना आया कैपिटल, 0। ठीक है, और यहाँ तो तुम्हारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया, वाइट में कन्वर्ट हो गया बुलियन के थ्रू। ऐसा ज्वेलरी में भी हो सकता है, ऐसा ड्राइंग में, पेंटिंग में, स्कल्पचर में, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट में, शेयर्स में, सिक्योरिटी में, और क्रिप्टो करेंसी में भी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, पर बेटा सोच के देखो, अब मैं तुमको बोल रही हूँ, तुम ध्यान से समझना कि मुझे तुमसे 1 करोड़ कैश चाहिए बेटा। ठीक है, मैं तुमको एक काम करती हूँ, मैं 1 करोड़ की कार खरीदती हूँ, और मैं वो कार तुमको गिफ्ट कर देती हूँ, और तुम मुझे 1 करोड़ कैश दे दो। अब बताओ, सोचो और ध्यान से, क्या तुम इंटरेस्टेड होगे, करोगे मेरी हेल्प? क्यों? तुरंत अगर बिक भी गई तो भी क्या 1 करोड़ में बिकेगी बेटा, वो आधा हो जाएगा। सेकेंड हैंड नहीं, थर्ड ओनर, मतलब थर्ड हैंड बिकेगी ना, मैं फर्स्ट ओनर, तुमको मैंने गिफ्ट करी, तुम सेकेंड ओनर, सेकेंड ओनर जाएगा मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, तो वो 50% पे भी हो सकता है कि दिक्कत हो बेचने में, ऊपर से सेकेंड हैंड गाड़ी बेचोगे, तुरंत तुरंत नई गाड़ी सेकेंड हैंड में बेचोगे, तो लोग शक अलग करेंगे कि कोई तो गड़बड़ होगी इस गाड़ी में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना। ऐसे अगर मान लो मैंने 1.5 लाख का फोन दिया तुमको, ठीक है, क्या वो 1.5 लाख का फोन तुम बेचने जाओगे तो 1.5 लाख का बिक जाएगा? आईफोन दिया मैंने तुमको, हाँ, समझ में आया? ठीक है, तो बाकी सब में इस तरीके की टैक्स प्लानिंग ही नहीं हो सकती। ब्लैक से व्हाइट करने का जो
ये गिफ्ट का जो प्रोविजन है वो इसीलिए तो डाला गया कि ब्लैक से व्हाइट होना रुक जाए गिफ्ट के थ्रू। बाकी जो असेट्स हैं इनको छोड़कर उसमें इस तरीके की प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। बाकी के असेट्स में पॉसिबल नहीं है, इनमें है, इनसे ये प्लानिंग हो सकती थी, ठीक है, बट बाकी के असेट्स में ऐसी प्लानिंग नहीं हो सकती। मैं तुमको कार दूंगी तो तुम मैं को बोलूंगी कि 1 करोड़ दे दो, कार ले लो 1 करोड़ की, तुम नहीं लोगे क्योंकि तुमको पता है तुम बेचोगे तो उतना तुमको पैसा नहीं मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या डाले हैं, ये असेट्स डाले हैं, ठीक है। सिर्फ इनको अगर तुम गिफ्ट कर रहे हो, किसी को ये वाले एसेट्स गिफ्ट मिल रहे हैं तो टैक्सेबिलिटी आएगी। इनके अलावा कोई और गिफ्ट मिल रहा है तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। समझ गए क्या? ठीक है, अब कितनी टैक्सेबिलिटी आएगी वो देख लो। ये वाले असेट्स में दो बातें हैं, अगर ये विदाउट कंसिडरेशन किसी को मिल रहा है, विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री में गिफ्ट, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे चेक करेंगे इफ एग्रीगेट, ठीक है, एफएमवी, एग्रीगेट मतलब पूरे साल का मिलाकर देखना है। एफएमवी अगर जो गिफ्ट मिला उसकी एफएमवी अगर 50,000 से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, ठीक है, तो फुली टैक्सेबल है। जितना भी गिफ्ट मिला वो पूरा टैक्सेबल है। अगेन 50,000 से नीचे का गिफ्ट मिला तो गवर्नमेंट बॉदर नहीं करना चाहती, इतना तुम ब्लैक का व्हाइट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको, ठीक है। समझ में आया क्या? 40,000 कर लो, 30,000 रुपए कर लो, छोटे मोटे, ठीक है, इतना कोई करता भी नहीं है यार। सोच के देखो, ब्लैक होगा तो कम से कम 1 करोड़ तो होगा, वरना क्या मतलब ब्लैक कर रखने का, ठीक है। देन इट इज फुली टैक्सेबल, ठीक है। तो अगर फ्री में ये असेट्स मिले हैं, कौन से असेट्स, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, शेयर, सिक्योरिटी, बुलियन और वर्चुअल डिजिटल असेट्स, ठीक है, फ्री में मिले हैं। एफएमवी एग्रीगेट में मिलाकर 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, फ्री में देने में दिक्कत हो गई। मैंने बुलियन खरीद लिया, बिस्किट 1 करोड़ का, ठीक है, मैंने कहा कि मैं बिस्किट तुमको दे देती हूँ तो मार्केट में जाके बेचो, मुझे 1 करोड़ कैश दे दो, तुम दोगे क्या? नहीं, यहाँ पे तो टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक काम करती हूँ, ये बिस्किट ले लो 1 करोड़ का, है ना, ऐसा दिखा देते हैं कि मैंने तुमको 10,000 रुपए में बेच दिया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, 10,000 का मैंने बेच दिया, वो तो गिफ्ट नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, बच जाएंगे, ठीक है। पर नहीं, वहां पर भी गवर्नमेंट ने उसको भी कर्व करने के लिए क्या कर दिया, एक प्रोविजन डाला। अगर आप यही सारी चीजें लो कंसिडरेशन में किसी को देते हो, किसी को मिलती हैं, तो जिसको मिल रही है, मैंने तुमको 10,000 का बेचा, कितने का बुलियन था वो, 1 करोड़ का, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलेगी रुक जाओ, है ना, 1 करोड़ में से 10,000 रुपए तो माइनस कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी कितना बचा, वो तुम्हारे हाथ में एज अ गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो 50,000 से ज्यादा अमाउंट है। समझ में आया? हाँ हाँ, ठीक है। क्या देखेंगे, इफ यहाँ पर भी एग्रीगेट देखना है पूरे साल का हमको, एफएमवी माइनस कंसिडरेशन देखना है, मतलब अभी अपने केस में 1 करोड़ माइनस 10,000, ठीक है, इज मोर देन 50,000, ठीक है। देन क्या होगा, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या, एफएमवी माइनस कंसिडरेशन, डिफरेंस इज टैक्सेबल, हाँ फुली टैक्सेबल, जितना भी डिफरेंस है वो फुली टैक्सेबल है। 1 करोड़ माइनस 10,000 पूरा तुम्हारे हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो यहाँ पर भी अब अपन प्लानिंग
नहीं कर सकते, तुम अपना कैश कन्वर्ट नहीं कर सकते, मुझे कैश नहीं मिल सकता। समझ गए क्या? अब एक रास्ता और बचा था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, कि मैं लैंड खरीद लूं और मैं वो लैंड तुमको गिफ्ट कर दूं। ठीक है, तो अब उसको भी बंद करते हैं, उस रास्ते को भी बंद किया इन लोगों ने। मैं यहाँ बना देती हूँ ना साइड में, तुम लोग को जब लिखवाऊंगी तब मैं टुकड़ों में दिखा दूंगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी बेटा दो केसेस बनेंगे जैसे कि मूवेबल में बने हैं। एक तो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रहा है, हाँ, मतलब गिफ्ट के तरह से, या फिर लो कंसिडरेशन में। ठीक है, अगर फ्री में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो अगेन यहाँ पर भी 50,000 की लिमिट है, बट यहाँ पर एफएमबी नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। एसडीबी पता है ना तुम लोगों को, गवर्नमेंट ज्यादा भरोसा किस पे करेगी? एसडीबी पे। ठीक है, तो यहाँ पर इन एग्रीगेट नहीं देखते, बाकी सारे दूसरे में मनी में भी आप पूरे साल टुकड़ों में मिल रहा था पैसा, 10-10 हजार करके वो मुझे गिफ्ट कर रहे थे। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स मुझे पैसे, ठीक है, पर मैं देखूंगी इन एग्रीगेट मुझे कितना मिला। समझ में आया? मूवेबल प्रॉपर्टी में भी है ना, पहले उसने मुझे 25,000 का सोना दिया, फिर उसने 25,000 का दे दिया, फिर उसने 25,000 का दे दिया, ऐसे टुकड़ों में दिया, तो भी इन एग्रीगेट देख रहे थे। पर इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं करते, हम यहाँ पे पर प्रॉपर्टी का देखते हैं। ठीक है, मतलब हर प्रॉपर्टी का अलग अलग डिसाइड होता है। ठीक है, तो आप देखोगे इफ पर प्रॉपर्टी, है ना, क्योंकि देखो ना, सोच के देखो, प्रॉपर्टी को कोई ऐसे टुकड़ों में थोड़े ना खरीद खरीद के देगा यार, मैं छोटे छोटे टुकड़ों का क्या करोगे? फुली प्रॉपर्टी या तो गिफ्ट में दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े कौन खरीद के देगा? ऐसे ही एक टुकड़ा यहाँ खरीद लिया, फिर एक टुकड़ा दिलवारों में खरीद लिया, नहीं ना। तो पर प्रॉपर्टी एसडीवी देखेंगे बेटा, अगर मोर देन 50,000 है तो वो पूरा टैक्सेबल है। तो वो पूरा टैक्सेबल, एग्रीगेट नहीं देखते। ठीक है, हर एक अगर तुमको 4 प्रॉपर्टी मिली है ना गिफ्ट में साल भर में, तो हर एक प्रॉपर्टी का अलग अलग देखो। पहली प्रॉपर्टी 50,000 से ज्यादा की थी क्या एसडीबी? हाँ, तो वो उसका अमाउंट पूरा टैक्सेबल तुम्हारे हाथ पे। फिर सेकंड प्रॉपर्टी का अलग देखो, थर्ड प्रॉपर्टी का अलग देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी का अलग देखो। समझ में आया? सारी प्रॉपर्टीज का अपन अलग अलग देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अच्छा, लो कंसिडरेशन की बात करते हैं अपन अब। यहाँ पर दो चीजें चेक करेंगे अपन, ये शायद तुम लोगों को थोड़ा सा याद भी होगी, कंडीशन कैपिटल गेन जैसी है। ठीक है, पहले पहले तो इफ पर प्रॉपर्टी, अपन अगेन यहाँ पे पर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एग्रीगेट में नहीं देख रहे हैं, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन देख रहे हैं, क्योंकि लो कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर हुआ है ना, 1 करोड़ का लैंड मैंने 20,000 में बेच दिया। ठीक है, तो 50,000 से ज्यादा है क्या डिफरेंस? डिफरेंस देखना है, 50,000 से ज्यादा है क्या? एंड एक और चीज देखनी है, एसडीबी is more than 110% of consideration। हाँ, ये तो वही है जो अपन ने कैपिटल गेन में पढ़ा था। एसडीबी कितना ज्यादा है? डिफरेंस है 50,000 से ज्यादा, मान लेते हैं। ठीक है, बट 110% वाला क्राइटेरिया भी चेक करेंगे जो कैपिटल गेन में चेक करते थे, कि कंसिडरेशन से का 110% से ज्यादा है अगर एसडीबी, ठीक है, तो वो डिफरेंस हमारे मायने का है, वरना कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो
पहले देखो डिफरेंस कितने अमाउंट का है, 50,000 से ज्यादा का है क्या, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या चेक करोगे, कंसिडरेशन इनटू 110%, एसडीबी से ज्यादा है, ठीक है, तो एसडीबी ज्यादा है उससे, है ना, तो जो डिफरेंस होगा देन डिफरेंस इज टैक्सेबल, ठीक है, समझ गए हो? हाँ मैम ये लो कंसिडरेशन वाला एक बार अमाउंट से समझा देंगे, अभी करेंगे अपन, क्वेश्चंस में डालूंगी अभी आगे, ठीक है, ऐसे ही बता देते हैं। कितना अमाउंट ले अपन, 10 लाख की प्रॉपर्टी, 10 लाख का अपन ले लेते हैं एसडीवी, और कंसिडरेशन अपन ले लेते हैं मान लो 9 लाख, तो अपन चेक करके देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन है दोनों का डिफरेंस देखो, तो एसडीवी माइनस कंसिडरेशन, कितना डिफरेंस कितना आया बेटा, 1 लाख, दैट इज मोर देन 50,000, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा अपन को देखना है, अपन को एक जगह एसडीवी लिखना है और दूसरी जगह 110% ऑफ कंसिडरेशन लिखना है, तो 9 लाख का 9,90,000 और एसडीवी कितना है, तो एसडीवी इज मोर, ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज 1 लाख, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। क्या पूरा था, डिफरेंस टैक्सेबल होगा, 90 तो मैंने पे किया ना, 90 तो मेरी कॉस्ट लगी, मुझे बेनिफिट कितने का मिला, 1 लाख का, ठीक है, तो वो 1 लाख मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, समझ गए? हाँ, पर अगर यहाँ पर मान लो कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो 110 वाला भी ना आए, मतलब पहली कंडीशन पूरी हो, कैलकुलेटर में देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बनाकर भेजती हूँ तुम लोगों को, ये वाला समझ में आया कि यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी हो रही थी, इसीलिए 1 लाख क्या हो गया, टैक्सेबल, ठीक है, समझ गए क्या? चलो, तो अब लिखना चालू कर दो, पर अभी चार्ट नहीं, पहले सबसे पहले हेडिंग डालिए, क्या, हाँ मेरी नीचे क्लास है 12:30 से, आज टाइमिंग इतना वैसे हो गया ना, ठीक है, चलो थोड़ा सा लिखो, पहले लिखो एनी इनकम विच इज, अरे सेक्शन नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के नीचे लिखना चालू करो, सेक्शन बाद में लिखेंगे। एनी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल, any income which is not taxable under head salary, comma pg hp, comma pgbp और कैपिटल गेन सीजी, ठीक है, कॉमा that income shall be taxable under income from other sources, ठीक है। अब हेडिंग डालो टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, पहला फर्स्ट पॉइंट डाल के, क्योंकि इसमें अपन अदर बहुत सारी इनकम्स पढ़ेंगे, डिविडेंड पढ़ेंगे, विनिंग पढ़ेंगे, वो सब, ठीक है। पहला है अपना टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के अंदर ए पॉइंट या बस फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखो जो मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखो,
if any gift received by employee from employer, देखो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को अपन शॉर्ट में ER और EE लिखते हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, ऐसा लिख सकते हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, employer employee relationship is always taxable under income from salary, always taxable under income from salary, ठीक है। इसके अंदर के दो पॉइंट्स हैं, इसी पॉइंट के अंदर के दो पॉइंट्स हैं, सैलरी हेड के हैं, ठीक है, बट यहाँ पर भी लिख लेते हैं अपन, ठीक है, 2 बार हो जाएगा तो याद ही रह जाएगा। उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो मनी अगर मिला है, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखो मनी अगर मिला है तो इट इज फुली टैक्सेबल, मनी के आगे लिख दो फुली टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को पैसा मिला है वो फुली टैक्सेबल है, सैलरी, हाँ सैलरी में ही टैक्सेबल होगा। और सेकंड पॉइंट इसमें लिखो, ये भी सैलरी हेड का ही है, अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को इन काइंड अगर कुछ मिला है, ठीक है, तो उसकी इफ FMV इज 5,000 और मोर, 50 नहीं है यहाँ पे, ये सैलरी हेड की बात हो रही है ना, देन इट इज फुली टैक्सेबल, देन इट इज फुली टैक्सेबल, ठीक है। ये सैलरी हेड का पॉइंट है कि अगर मान लो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसा गिफ्ट किया है, जैसे बोनस वगैरह देते हैं, दिवाली बोनस और वो सब, तो वो पूरा टैक्सेबल होता है एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी हेड के अंदर। और अगर इन काइंड मिला है कि गिफ्ट मिला है, दिवाली पर गिफ्ट मिलता ही है, मिठाई का डब्बा मिलता है एम्प्लॉय को, है ना, क्रॉकरी सेट मिल जाता है, कुछ भी गिफ्ट मिल जाता है दिवाली पर, ठीक है, उसकी कीमत देखेंगे, अगर वो कीमत 5,000 या उससे ज्यादा है तो फिर वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, अभी ये तो हो गया, फर्स्ट सैलरी हेड वाला पॉइंट हो गया, अब सेकेंड पॉइंट डालो, सैलरी हेड वाला पॉइंट हो गया, अभी सेकेंड हेड डालो, सेकेंड पॉइंट डालो, लिखो गिफ्ट ऑब्लिक बेनिफिट, लिखो गिफ्ट ऑब्लिक बेनिफिट ऑब्लिक परक्यूजिट, परक्यूजिट ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन, ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन is always taxable under PGBP, is always taxable under PGBP, ठीक है। और ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट में लिखो अदर गिफ्ट्स, थर्ड पॉइंट में लिखो अदर गिफ्ट्स, और अदर गिफ्ट्स के अंदर तुम लोगों को ये बनाना है चार्ट। अब मुझे बताओ क्या चार्ट तुम लोग बना लोगे, मैं इसकी पिक शेयर कर दूं, है ना, ये चार्ट बना के रखो, फिर अपन कल थोड़ी सी बातें और करेंगे, रिलेटिव का मतलब मैं बताऊंगी और फिर अपन एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो कल करते हैं, बस ये चार्ट तुम लोग बना के रख लेना।
इस पूरे चैप्टर में एक गिफ्ट का ही प्रोविजन सबसे बड़ा है और डिविडेंड डिविडेंड से रिलेटेड ज्यादा बातें होती है, बाकी तो छोटी छोटी बातें हैं बस, इंटरेस्ट विनिंग, ठीक है वो सब। कैप, हाँ कितनी रखनी चाहिए थी तुम्हारे हिसाब से, कुछ सोच के। उनके हिसाब से 50,000 से बड़ा अमाउंट हो जाता है बेटा। अरे यार वो ना इतना बारीक बारीक वो पूरा स्क्रीन का लिया है ना, ब्लर है पूरी। हाँ मैं स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ, वो ज्यादा क्लियर आएगा। ठीक है मैं अभी नीचे जाकर भेजती हूँ ऊपर।